हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट चैप्टर आपकी क्लास में, क्लास 8th का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसमें हमने मुख्य रूप से एक बात स्टडी की कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको दो भागों में हमने डिवाइड किया था, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। और मैंने ये भी कहा था कि आपको इसको नोट डाउन करना है, लिखना है, जिससे कि आपको ये याद रहे। खरीफ क्रॉप्स के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, तो ऐसी क्रॉप्स जो कब दिखाई देती हैं हमको, रेनी सीजन में, उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और रेनी सीजन हमारे इंडिया में जो होता है जनरली जून से सितंबर के बीच होता है। इसमें खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। ऐसे ही रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो कब ग्रोन करती हैं, कब ग्रो करती हैं? विंटर सीजन में, अक्टूबर टू मार्च। इसमें रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपने देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। व्हीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड एट्सेट्रा। इसके अलावा भी जो है पल्सेस और वेजिटेबल्स होती हैं जो रबी और खरीफ क्रॉप्स में नहीं आती, यानी कि बीच के टाइम में इनको ग्रो करवाया जाता है। आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें नेक्स्ट, वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हुआ कि आधारभूत कौन से कार्य हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के समय किए जाते हैं, कौन कौन से काम हमको करने चाहिए या फार्मर करता है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो फार्मर के द्वारा की जाती हैं बहुत लंबे समय से। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ये एक्टिविटीज़ आप एक गार्डनर के द्वारा या आप स्वयं भी करते हैं। जब आप कोई पौधा लगाते हैं, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट आप प्लांट करते हैं घरों पर, तो उस समय भी आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो ही आपका जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको करना आवश्यक है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? तो इसमें 7 एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको किया जाता है। और ये 7 जो एक्टिविटीज़ आपको यहाँ दी हुई हैं इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता है। और ये क्रम से, सीरियल से आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी ये याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने कोई भी प्लांट लगाया है कभी भी तो आप ये बात समझ जाएंगे कि पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले आप कहीं से भी मिट्टी लाओगे, मिट्टी के अंदर ही प्लांट उगता है, आप जानते हैं ये बात। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिट्टी को तैयार करोगे, सॉइल को प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसमें बीज डालोगे। इसको हम बीज डालने को बोलेंगे, हम सीड उसके अंदर डालोगे, उसको बोलेंगे सोइंग। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। फिर उसमें पानी देंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, इसको हम इरिगेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर उसमें कोई जो आपने प्लांट ग्रो किया है, उगाया है, या फिर कोई क्रॉप उगा रहे हो आप, उसमें कोई अदर प्लांट कोई आ गया तो उसको हटाएंगे, इसे हम कहेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और फिर उसकी कटाई करेंगे, और कटाई करने के बाद उसको उसके दाने अलग करके और उसको क्या करेंगे, लास्ट में स्टोर करेंगे। तो ये सारे एक्टिविटी जो है सभी के द्वारा की जाती हैं। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो आप जानते हैं ये बात, मैंने जैसा कि बताया आपको कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों में से एक काम ये भी है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉइल को टर्न किया जाता है। टर्न का यहाँ मीनिंग है कि वो जो नीचे मिट्टी है उसको ऊपर, और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर दिया जाता है, और उसको मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, लूज कर दिया जाता है, ढीली कर दिया जाता है। लूज हो इससे क्या होगा, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और ऐसा करने से क्या होगा, जो रूट्स हैं वो
क्या होंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी, अंदर चली जाएंगी, गहराई में चली जाएंगी मिट्टी में। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और लूज सॉइल होने से क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो आराम से ब्रीदिंग कर पाएंगी, सांस ले पाएंगी, चाहे वो कितनी ही गहराई में चली जाए। अगर मिट्टी गहरी नहीं हो, लूज नहीं होगी तो वो ब्रीदिंग प्लांट्स के अंदर या रूट्स में नहीं हो पाएगी, और जब प्लांट ब्रीदिंग नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। क्यों होता है ऐसा, लूजनिंग होने से, लूज होने से मिट्टी के ब्रीदिंग इजीली क्यों होती है? तो द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। द लूज सॉइल जो है, जो लूज सॉइल है वो हेल्प करेगी किस में, ग्रोथ में, वृद्धि करने में। किसकी वृद्धि करने में, किसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी? अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। अर्थवर्म क्या होते हैं? बरसाती कीड़े होते हैं। बरसात के समय ये आप बाहर देख सकते हैं, बाकी समय में ये ज़मीन के अंदर ही रहते हैं और फार्मर के फ्रेंड कहलाते हैं। और छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अगला चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स, जो हमें केवल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर ये उपस्थित होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रोब्स और ये जो अर्थवर्म है, ये क्या होते हैं बच्चों? फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे, क्यों होते हैं? सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये क्या करते हैं? ये जो जीव हैं यहाँ, ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थवर्म वगैरह, ये क्या करेंगे? मिट्टी को क्या करते हैं? सॉइल को टर्न करते हैं और लूज करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये ह्यूमस भी ऐड करते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आपको ऐसे समझिए जैसे कोई प्लांट है या एनिमल है, जब वो डेड हो जाता है, मर जाता है, तो धीरे धीरे वो सड़ने गलने लगता है। तो इनको सड़ाने गलाने का काम किसका है बच्चों? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही होता है। ये इनको सड़ा देते हैं। सड़ाने से क्या होगा? इनके अंदर जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, जो इनका शरीर बना हुआ है, वो सारी चीज़ें इनके शरीर से अपघटित होकर के, डिकम्पोज होकर के मिट्टी में वापस चली जाती हैं। जो ये सड़े गले पदार्थ हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, डेड बॉडी जो हैं, डेड होने के बाद जो सड़े गले पदार्थ बनते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? ह्यूमस। और ये ह्यूमस जो होता है बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, बहुत ही पोषक पदार्थ इसके अंदर होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और इनको ऐड करने का काम किसका है? इन अर्थवर्म और माइक्रोब्स का होता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजनड। लेकिन क्यों जरूरी है सॉइल को टर्न करना और लूज करना? तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। आप प्रीवियस क्लासेस में ये लर्न कर चुके हैं ये बात कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ हुई बच्चों सॉइल के अंदर? सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन, इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, यही क्या है? ह्यूमस है। अभी बताया मैंने आपको, गेट डिकम्पोज्ड बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये जो डेड प्लांट एनिमल्स हैं ये डिकम्पोज कर दिए जाएंगे ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और इसी को हम बाद में क्या बोलते हैं? ह्यूमस। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इस तरीके से जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। कहाँ छोड़ दिए जाएंगे?
मिट्टी के अंदर। और फिर क्या होगा, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के द्वारा वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि कुछ सेंटीमीटर की गहराई जो होता है, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर जो सॉइल की जो लेयर होती है वो बहुत कई लेयरों में बटी हुई रहती है। जैसे आपको बताऊँ मैं, सॉइल के नीचे क्या होगा, पत्थर होते हैं बहुत सारे, चट्टानें होती हैं बहुत सारी, फिर उसके अंदर और कुछ होता है, फिर और कुछ होता है, मतलब इस तरह से जो ऊपर की जो लेयर है, टॉप लेयर जो है, कई लेयर हो गई, एक लेयर मान लीजिए ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, कई लेयर हो गई। तो जो ऊपर की टॉप लेयर है ये क्या होती है, न्यूट्रिटिव होती है, या कहें कि प्लांट्स जो होते हैं ऊपर की लेयर में ही, टॉप लेयर में ही ग्रो करते हैं, वहाँ पर ही पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। अब इस टॉप लेयर जो है, तो टॉप लेयर के अंदर जो वो एक तो ऊपर की सरफेस हो गई, तो सरफेस पे तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो इस सरफेस के नीचे का जो पार्ट है उसको ऊपर लाना है। तो ये कब होगा, जब सॉइल को टर्न किया जाएगा, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं वो सब क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और प्लांट को आसानी से मिल जाएंगे। फिर देखिए आप, ऑफ सॉइल टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे, यूज कर पाएंगे। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसीलिए ज़रूरी हो गया सॉइल को टर्न करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। किस लिए, क्या कारण हुआ, ये कारण अभी देखा आपने कि जिससे कि क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो टॉप टू द टॉप ऊपर आ जाएगी, टॉप में आ जाएगी, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं टर्न करने से। और अगर टर्न नहीं करेंगे तो वो नीचे ही रह जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा आपका। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जो प्रोसेस होता है सॉइल को टर्न करने का और लूज करने का, उस प्रोसेस का नाम क्या है, टिलिंग और प्लोइंग, जिसको आप बोलते हैं खेत की जुताई करना, टिलिंग और प्लोइंग। तो दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। तो खेत की जो जुताई की जाती है या टिलिंग की जाती है, प्लोइंग की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, प्लो के द्वारा, हल के द्वारा की जाती है। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लो होते हैं वो वुड या आयरन के बने हुए होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो क्या होगा, टिलिंग या प्लोइंग नहीं हो पाएगी, हल के द्वारा सूखी होने से वो टर्न नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो पहले उसमें पानी देना पड़ेगा। तो पानी देने से क्या होगा, वो वेट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, या आराम से उसको टर्न कर पाएंगे। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। जो खेत की जब जुताई की जाती है, प्लोड जब जुताई हो जाती है, प्लो उसका कर दिया जाता है, प्लोइंग कर दी जाती है, तो बहुत सारे बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, मिट्टी के टुकड़े बन जाएंगे, मिट्टी के गट्टे बन जाएंगे। तो उनको क्या बोलते हैं, क्रम्स। तो इन क्रम्स को, इट क्रम्स नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो ये क्रम्स को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे तो ना तो पानी ढंग से लग पाएगा प्लांट्स में, क्रॉप के अंदर, और कुल मिला के वो ठीक नहीं है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो उनको तोड़ना पड़ता है सब, और तोड़ करके उनको मिट्टी में बदला जाता है, लेवल किया जाता है फील्ड को। तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो लेवलिंग करना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि बीज पूरे खेत में आराम से इक्वल रूप से बट जाए। इसके अलावा जो पानी जब आप देते हो, वाटरिंग जब की जाती है, इरीगेशन की जाएगी, वाटर सप्लाई की जाएगी, तो क्या होगा, वाटर पूरे खेत में, पूरे फील्ड में आसानी से बराबर मात्रा में पहुंच जाए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। लेवलिंग किसके द्वारा की जाती है, लेवलर के द्वारा की जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार क्या होता है,
टिलिंग करने से पहले, प्लोइंग खेत को जोतने से पहले उसमें मैन्योर यानी कि खाद डाल दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पहले खाद डाल दिया और फिर उसकी क्या कर दी, प्लोइंग कर दी। तो प्लोइंग करने से क्या होगा, वो जुत जाएगा खेत, और जुतने से वो जो खाद है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। द सॉइल इज, और दूसरी बात, सॉइल जो होगी वो मॉइस्ट हो जाएगी, थोड़ी सी नमी उसके अंदर खाद की वजह से आ जाएगी। उसके बाद देखिए आप एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब एग्रीकल्चरल के लिए जो टूल्स हैं वो कौन से काम में लिए जाते हैं। प्लोइंग के लिए कौन सा टूल काम में लिया जाता है, तो बिफोर सोइंग द सीड्स इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो सोइंग करने से पहले, बुआई करने से पहले तो ये ज़रूरी होता है कि सॉइल को तोड़ा जाए, सॉइल के जो क्लम्प्स बने हैं उनको क्या करा जाए, तोड़ा जाए, टू गेट बेटर यील्ड, जिससे कि अच्छी उत्पादकता हमको मिले। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये काम अलग अलग प्रकार के टूल्स के द्वारा किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। और जो मुख्य रूप से जो टूल्स यहाँ काम में लिए जाते हैं वो एक तो प्लो, हो एंड कल्टीवेटर ये काम में लिए जाते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं आप प्लो, ये प्लोइंग हो रही है, बैल के द्वारा प्लोइंग की जा रही है। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये प्लो होता है, हल है, ये हल के 3 भाग हो गए। एक तो बीम हो गया जो गर्दन पे रखा हुआ है बैल की, और एक प्लो शाफ्ट होती है ये वाली लंबा सारा हिस्सा, एक प्लो शेयर होता है जिससे वो खेत में जो चलता है मिट्टी के अंदर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा दिया है, तीनों टूल्स के बारे में। प्लो के बारे में दिया है, प्लो क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। तो इसको पुराने समय से ही काम में लिया जा रहा है खेतों की टिलिंग के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करने के लिए प्लो को काम में लिया जा रहा है पुराने समय से। और दिस इज मेड ऑफ वुड, ये किसका बना हुआ रहता है, वुड का बना रहता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ पुल्स, और इसको किसके द्वारा खींचा जाता है, ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, मतलब बैलों के एक जोड़ी के द्वारा, या कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे एनिमल से भी इसको खींच सकते हैं, दूसरे एनिमल से भी खींच सकते हैं, खींचना है बस, जैसे हॉर्स और कैमल्स। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। इसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत एक स्ट्रिप होती है लोहे की, जिसे प्लोशेयर के नाम से जाना जाता है। अभी देखा था आप लोगों ने, वापस देख सकते हैं आप लोग, ये रहा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये प्लोशेयर है, और ये आगे से इस पर क्या है, किसका बना हुआ है, ये आयरन का बना हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद और क्या होता है देखिए आप, तो द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। तो एक लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा होता है जो मेन पार्ट होता है प्लो का, जिसे किस नाम से जाना जाता है, प्लो शाफ्ट, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, प्लो शाफ्ट के नाम से जाना जाएगा। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, एक हैंडल भी होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। एक दूसरा जो सिरा होता है वो बैलों की गर्दन पर रखा हुआ रहता है। वन पेयर ऑफ बुल्स, जो बैलों का एक जोड़ा है, एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो हल चलाने के लिए, हल को चलाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और आराम से अपन प्लोइंग उससे कर सकते हैं। एक तो आदमी होना चाहिए जो बैलों को चलाने का काम करेगा, और बुल्स को, और बुल्स उस प्लो को खींचने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए आप, द इंडिजीनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। और जो पहले जो लकड़ी का प्लो चलता था, आजकल उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, लोहे के प्लो से रिप्लेस कर दिया गया है। दूसरा टूल है होए। ये क्या होता है, इट इज़ ए सिंपल टूल
विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। ये एक बहुत ही सिंपल टूल है, विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जो कि वीड्स को रिमूव करने के काम में आता है। वीड्स क्या होता है ये आगे आपके इसी चैप्टर में हम इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने के लिए भी होई को काम में लिया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसमें भी क्या होता है एक लंबी लकड़ी की रोड होती है और या फिर आयरन की होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स। एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बहुत ही मजबूत चौड़ी एक प्लेट होती है, फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, जो कि एक सिरे पर इस पर फिक्स होती है। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, और ये किसकी तरह काम करेगी, एक ब्लेड की तरह काम करेगी। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको भी किसके द्वारा खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। उसके बाद है कल्टीवेटर। तो नाउ डेज इन दिनों में प्लोइंग किसके द्वारा की जाती है, कल्टीवेटर के द्वारा। तो नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर को किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और कल्टीवेटर के उपयोग से क्या फ़ायदा हुआ, मेहनत भी कम करनी पड़ती है और समय भी कम लगता है, तो फ़ायदा हो गया। आजकल तो ट्रैक्टर से ही प्लोइंग की जाती है, आप देख सकते हैं ये रहा, ये वाला ये है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के द्वारा इसको खींचा जा रहा है। उसके बाद आप बात करेंगे सोइंग। अब क्या आ गया, सोइंग। सोइंग मतलब सीड को फील्ड में डालना, सीड को फील्ड में डालना, ये कहलाएगा सोइंग। तो सोइंग में क्या होगा, तो सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है, बिजाई करना, बिजाई बोलते हैं गाँव में, भाई बिजाई कर दो। तो बिजाई या बीज को डालना, सीड को फील्ड में क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित करना, स्थापित करना। तो सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर सोइंग। अब सोइंग करने से पहले बीज भी तो अच्छा होना चाहिए, सीड भी तो अच्छा होना चाहिए। तो गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो सोइंग करने से पहले यानी कि बीज डालने से पहले एक अच्छी क्वालिटी का और क्लीन और हेल्दी सीड हमको चाहिए और वो सेलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विद गिव हाई यील्ड, और फार्मर्स कौन से सीड को प्रीफर करेंगे, मतलब प्राथमिकता देंगे, भाई कौन सा सीड काम में लेंगे जिससे अच्छी उपज हो, हाई यील्ड हो, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, तो सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे किया जाता है। तो वन डे आई सा माई मदर पुट सम क्रैम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। तो ये पहली सोच रही है या कह रही है कि उसने क्या देखा, उसकी मम्मी क्या कर रही थी कि उसने कुछ चने के ग्राम के सीड्स देखे, चने के जो दाने होते हैं वो सीड्स भी होते हैं। तो सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल, एक बर्तन के अंदर रखे हुए थे और उसमें क्या डाल दिया, उसकी मम्मी ने पानी डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद क्या देखा, कुछ मिनट बाद, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। क्या देखा गया कि कुछ सीड जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग गए। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे कुछ बीज ऐसे क्यों तैर रहे हैं, कुछ तो नीचे बैठ गए, ज़्यादातर तो क्या हो गए, नीचे पानी के अंदर बैठ गए, लेकिन कुछ क्या करने लग गए, पानी के ऊपर तैरने लग गए। तो क्या है वो, कैसे सीड है वो, खोखले हैं, वजन कम है, इसका मतलब वो अच्छे सीड नहीं है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट वाटर विद वाटर। आप एक बीकर ले लो, उसको क्या कर लो, पानी से भर लो। हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टायर वेल, और उसको क्या करना है, एक हाथ मुट्ठी भर करके गेहूँ डाल दो, उसको हिला लो और वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक इंतज़ार करो और देखो क्या होता है। तो आर दे सीड्स,
विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ सीड पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जब आपने क्या किया कि एक पानी लिया, एक बर्तन में पानी लिया और बर्तन में पानी लेकर के आधा भर लिया और आधे उसमें एक मुट्ठी क्या किया आपने गेहूँ डाल दिया और उसको जोर एक डंडे से हिला दिया और हिलाने के बाद कुछ समय तक वेट किया, तो आप क्या देखोगे, क्या देखते हो, क्या कोई बीज ऊपर तैरता है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। फिर उनको चेक करो जो बीज तैर रहे हैं और जो अंदर बैठे हुए हैं उनमें से भारी कौन है, हैवी कौन है और लाइट कौन है। वाई वुड दे बी लाइटर, तो वो लाइट क्यों हैं, हल्के क्यों हैं वो बीज, क्योंकि वो क्या हो गए, खोखले हो गए, कीड़ों ने उनको खोखला कर दिया है, छेद हो गए उनमें, बीच में अंदर कुछ भी नहीं है उनमें। तो डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, तो वो खोखले होने की वजह से क्या हो गए, वो हल्के हो गए। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छे सीड्स प्राप्त करने का। पानी में डाल दो और जो हल्के बीज हैं जो बेकार हैं वो ऊपर तैरने लग जाएंगे, उनको हटा दो और नीचे वालों को सुखा करके और फिर उनकी सोइंग कर सकते हैं। तो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो सोइंग पढ़ने से पहले कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमको सोइंग करने के काम आएंगे, बिजाई करने के काम आएंगे। हाथ से भी हम बिजाई कर सकते हैं, पहले समय में हाथ से ही करते थे, लेकिन आजकल क्या आ गए, कुछ टूल्स आ गए हैं। लेकिन अब इसके बारे में हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।